गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम बिजनेस रिसर्च का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि लास्ट यूनिट में सेकंड लास्ट टॉपिक जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक लास्ट टेस्ट जो है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा, दैट इज़ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। वो हम कमिंग लेक्चर में उसको कवर करेंगे। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो है डिफरेंस एक बार देख लेते हैं जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बीच में। इनके न्यूमेरिकली भी हमने इन टेस्ट को समझा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली भी हम जो है एक थोड़ा सा और इसको जो है इसका आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इन्होंने देखा है, जेड टेस्ट इज़ अ statistical hypothesis testing that follows a normal distribution while t test follows students t distribution। ठीक है, जेड टेस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और टी टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इतना ज़्यादा जो है इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो कहाँ आता है, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें दोनों में ही एक तरह से हम देखें तो बेल शेप जो है वो शेप बनती है। ठीक है तो अब इसमें अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बेल शेप रहती है, ठीक है, वो उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपकी इस तरह से हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप रहती है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ इतनी नहीं है, लेकिन मीन की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो रहती है। ठीक है, लेकिन अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी तो वो इस तरह से जो है कुछ टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ग्राफ दिखेगा। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ज़्यादा है और ये आपका जो है ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, और जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो ग्राफ रहेगा वो इस तरह से जो है वो बनेगा। ठीक है, ये आपका जो ऊपर वाला जो है ये आपका ये आपका ये आपका जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो ग्राफ है, और नीचे जो है आपका वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है आपका वो ग्राफ है। ठीक है, ये तो चलो बात हुई पहले पॉइंट की। ठीक है, जो जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो है वो जो उसमें जो है जो उनके जो बेसिस है, जैसे कि जेड टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है और आपका जो टी टेस्ट है वो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ड है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बस जो मैंने आपको जो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो इसमें बताया है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और उसमें जो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे वहाँ पर आपकी मीन वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा दिखती है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ कम होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है कि टी टेस्ट इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन वी आर हैंडलिंग स्मॉल सैम्पल्स एंड वाइल जेड टेस्ट इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन वी आर हैंडलिंग लार्ज सैम्पल्स। ठीक है, अब ये जब हमने न्यूमेरिकल किए थे तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने आपको हर टेस्ट के पहले जो एक आइडिया दिया था कि जो जैसे हमने जेड टेस्ट जब किया तो उसमें कहा था कि जो लार्ज सैम्पल्स होंगे जिनका सैम्पल साइज जो है वो जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे या रिस्पोंडेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो 30 या उससे ज़्यादा होंगे, वहाँ पर जेड टेस्ट अप्लाई होगा। और जहाँ पर 30 से लेस अगर सैम्पल साइज़ रहेगा तो वहाँ पर जो है आपका वो टी टेस्ट जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम और देख सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम इंटायर पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटायर पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े एक रिस्पोंडेंट्स, बहुत नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है उस केस में ज़्यादा है। ठीक है, तो हम वहाँ पर जो है हम जेड टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम किसी एक छोटे से सैम्पल साइज़ की हम जब बात कर रहे हैं, उसका जो सैम्पल साइज़ है वो 30 से नीचे ही है, जिसकी मीन ऑफ द पॉपुलेशन की अगर मीन ऑफ द सैम्पल साइज़ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है टी टेस्ट जो है वो यूज़ होगा। और उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि जो सैम्पल साइज़ का जो मीन निकाला है वो कितना वेल नोन है, ठीक है, कितना अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो वो उसके लिए जो है हम वो टी टेस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूमेरिकल्स में भी कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने ये जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो है वो किए थे, थोड़ा उनको भी आप रेफ़र कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है टी टेस्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशन दैट विल सूट एनी नीड
देन जेड टेस्ट। जेड टेस्ट की लिमिटेड एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन जो टी टेस्ट की एप्लीकेशन की हमने देखी, इससे रिलेटेड जो है आपके सिलेबस में भी 3-4 जो है इसकी टाइप्स दी हुई थी, ठीक है, जैसे कि टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन एंड टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन, टी टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एक आपका पेयर्ड टी टेस्ट भी जो है हमने इसमें किया, ठीक है। और लास्ट अगर इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो वो है टी टेस्ट इज़ मोर कॉमनली यूज्ड देन जेड टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है देन योर जेड टेस्ट। तो ये कुछ आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन जेड टेस्ट और टी टेस्ट में, या आप एग्ज़ाम में जो है इसको जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम मेन जो हमने आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ योर का स्क्वायर टेस्ट, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये स्लाइड है आपकी का स्क्वायर टेस्ट की जो हम शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब का स्क्वायर टेस्ट जो है उसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन द वर्ड। इसको का स्क्वायर टेस्ट जो है ये मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितने भी टेस्ट है सिग्निफिकेंस के उनमें, ठीक है, और वाइडली यूज़ होता है। और ये लार्ज सैंपल के लिए भी यूज़ हो सकता है और स्मॉल सैंपल के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे भी रिसर्चर जो है यूज़ करना चाहता है, ठीक है। उसको अप्रोप्रिएट लगता है कि का स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करना है तो वो का स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करेगा, अगर उसको अप्रोप्रिएट लगता है वो जेड टेस्ट का यूज़ करेगा, उसको अप्रोप्रिएट लगता है वो टी टेस्ट का यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये का स्क्वायर टेस्ट है। थोड़ा सा इसमें अब इसकी मेन काइंड्स की बात कर लेते हैं। मेन काइंड्स क्या क्या है इसमें। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, और दूसरा जो है वो गुडनेस ऑफ फिट का है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स बताएं, इसको अगर हमने टेस्ट करना है या गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करना है तो उसके लिए का स्क्वायर टेस्ट जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहला है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब कि दो एट्रीब्यूट होंगे, उनकी एसोसिएशन को चेक करना, ठीक है, उनको रिलेट करना कि एक एट्रीब्यूट की वजह से दूसरे एट्रीब्यूट पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि फादर्स के आई कलर का रिलेशन हमने निकालना हो चिल्ड्रंस के आइज़ के कलर के साथ, या हमने जेंडर या एजुकेशन के बीच में कोई रिलेशन निकालना है, या हमने कोई वैक्सीनेशन की तो उसको वो जो है जिस डिज़ीज़ के लिए वो वैक्सीनेशन दी गई थी उस डिज़ीज़ को जो है उस वैक्सीनेशन से वो डिज़ीज़ प्रिवेंट हुई कि नहीं हुई, ठीक है, ये भी हो सकता है। या स्टूडेंट्स का उनके कोर्स चॉइस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है हम जो है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक इसका जो है इंडिपेंडेंस, आज जो हम इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो है इसका करेंगे, ठीक है, वो काफ़ी आपको इसको का स्क्वायर को टेस्ट को समझने के लिए, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम्स की भी बात करें तो जो पेपर हैं उनमें थ्योरी ज़्यादा रही है टेस्ट्स में से, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, ठीक है। तो वो ये है। और वैसे भी आपकी जो लास्ट यूनिट है उसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और एक आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग भी है, और एक आपका का स्क्वायर टेस्ट है, तो उनमें से भी एक क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि चॉइस में ये जो है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से जो है थ्योरी ही आएगी, ठीक है। तो एक इसमें सेकंड टाइप हम देख लेते हैं इसकी, अब गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट का क्या था कि किन्हीं दो एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप जो है वो हम जो है डिटरमाइन कर रहे थे, मतलब कि एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट पे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वेदर दे आर एसोसिएटेड और नॉट, ठीक है। सेकंड जो है गुडनेस ऑफ फिट में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल्स इसको समझते हैं, जैसे कि एक कॉइन है उसको हमने टॉस किया 100 टाइम्स, ठीक है। अगर हम फेयर चलें तो फेयर देखें स्टडी को तो हो सकता है कि 50 टाइम्स ही हेड आए और 50 टाइम्स ही टेल्स आए, ये हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स हो सकता है कि वो डिफ़र करे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि 45 जो है वो हेड आए और 55 जो है वो आपकी इसमें अगर हम देखें वो टेल्स आए, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो इसमें ये इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी,
ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए जो है ये देखा जाता है। ठीक है, ये गुडनेस ऑफ फिट है। ठीक है तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको हमने समझा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है काई स्क्वायर था। काई स्क्वायर का अब हम तो एक इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। ठीक है, ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है। कार्ल पियर्सन्स ने जो है काई स्क्वायर को डिवाइस किया, तो उन्होंने जो फार्मूला दिया है इसका वो है दैट इज़ इक्वल टू योर, ये जो ओ है दैट रिप्रेजेंट दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड ई रिप्रेजेंट दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसमें जो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, उस डिफरेंस का फिर स्क्वायर किया जाता है और वो जो स्क्वायर डिफरेंस होता है उसको डिवाइड किया जाता है अगेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर जो भी वैल्यूज़ आती है उनका सम निकाला जाता है। ठीक है, वो है ये हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें, अब जैसे जितने भी हमने पहले जेड टेस्ट किया या टी टेस्ट किया, ठीक है, उसमें कोई भी हम जो है जैसे नल हाइपोथेसिस लेते हैं, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में अगर हम देखें तो जो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से कम आती है तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हमारा जो है नल हाइपोथेसिस वो एक तरह से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी कंक्लूजन्स में हम यही चीज़ लिखते हैं जैसे कि आपके सामने जो है स्लाइड पे लिखा हुआ है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज कंपेयर्ड विद द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर गिवन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट अ सर्टेन स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। If at the stated level the calculated value of chi-square is less than the table value, the difference between theory and observation is considered to be insignificant or otherwise significant। ठीक है, ये डिस्कस किया है हमने पहले भी जो हमने टेस्ट किया है उसमें। ठीक है थोड़ा सा हम इसको न्यूमेरिकली ही अब समझेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपकी ये है, ये आपकी क्वेश्चन जो है इसका काई स्क्वायर टेस्ट पे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कहा गया एक इनोकुलेशन, इसमें पूछा गया है कि यूज़ द काई स्क्वायर टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर इनोकुलेशन इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलरा। ठीक है, अब इनोकुलेशन क्या है, एक एट्रीब्यूट है इसमें इनोकुलेशन, अब दूसरा एट्रीब्यूट है प्रिवेंशन ऑफ अटैक ऑफ कॉलरा, कि जो वैक्सीन दी गई। इनोकुलेशन का मतलब दूसरा सिमिलर मीनिंग देखें तो इम्यूनाइजेशन भी होता है और वैक्सीनेशन भी होता है। ठीक है, जब एपिडेमिक हुआ था, क्वेश्चन जो है इसी को देखते हैं, एपिडेमिक हुआ था जब कॉलरा का। ठीक है, उस टाइम एक वैक्सीन बनाई गई। ठीक है, उसको जो है एक सैम्पल साइज़ को जो है वैक्सीनेशन दी गई। ठीक है, और एक उसी सैम्पल साइज़ में से कुछ पार्ट को जो है उसको वैक्सीनेशन जो है नहीं दी गई। ठीक है, तो उसमें कुछ जो है ये डाटा आपके सामने जो है इसमें लिखा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें आप और देख लो, जैसे कि ये आपका जो है बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है। ठीक है, ये आपकी इस तरफ जो है ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है। ठीक है, और ये जैसे कि ये जो 31 दे रखा है, ठीक है, या ये जो जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी है बीच में ये सारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ है। मतलब कि जब वैक्सीन दी गई तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, कितने लोग जो है ये आपका यहाँ ऊपर जो है अटैक्ड, विच आर अटैक्ड बाय कॉलरा, विच आर नॉट अटैक्ड बाय, सेकेंड कॉलम में विच आर नॉट अटैक्ड बाय कॉलरा, वो वैल्यू जो है इसमें इस टेबल में जो है वो दे रखी है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ है और इनका जो है अब ये नीचे अगर हम देखें ये रो का टोटल है, मतलब कि, और ये कॉलम का टोटल है और ये आपका ये दूसरे कॉलम का टोटल है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये 2000 जो है ये आपका ये एक पॉपुलेशन में से सैम्पल साइज़ लिया गया। ठीक है, उस सैम्पल साइज़ में से 500 लोगों की वैक्सीनेशन हुई, 1500 लोगों की उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई। ठीक है, और उसमें 500 लोगों में से अगेन, मतलब जब जिनकी वैक्सीनेशन हुई दे आर अगेन अटैक्ड बाय द कॉलरा, एंड दोज हु आर नॉट अटैक्ड बाय द कॉलरा वो है आपके 469। ठीक है, और अगर हम इसमें 1500 वो लोग थे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो उसमें से भी जो अटैक्ड हैं वो 185 है और नॉट अटैक्ड जो है वो है 1315। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और
इस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो है नीचे लिखा गया है कि ये डिटरमाइन करना है कि वेदर इनोकुलेशन इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग अटैक ऑफ कॉलरा। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट इसमें कुछ गिवन वैल्यूज़ भी है, जैसे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है का स्क्वायर का फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वो है 3.84। अगर ये का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू या टेबल वैल्यू नहीं दी गई हो तो मैंने क्लास में आपको टेबल वैल्यू दिखाई है, मतलब कि लिखाई है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन पे हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। ये स्लाइड है आपकी थोड़ी इससे रिलेटेड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहला अगर नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, क्योंकि ये पहला जो इसमें इसका जो एप्लीकेशन थी का स्क्वायर की वो थी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करना। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस भी हमने यहाँ पर उसी बेसिस पे बनाया कि इनोकुलेशन इज़ नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलरा। मतलब कि एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, द टू, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि वो जो है, और अगर हम चलो इसको नेक्स्ट में हम आगे देखते हैं। पहले फ़िलहाल जैसे कि अब इसमें क्या लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड एज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ आपको ऑब्जर्व्ड, यहाँ देखेंगे आप, ये ऑब्जर्व्ड, ये सारी जो है ये सारी जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, अब रिसर्चर जो है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, अपनी कुछ एजम्पशंस के हिसाब से जो है, या इसका स्क्वायर टेस्ट की ही इसमें ही बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, A/B/N, N दैट इज़ द ग्रैंड टोटल, या इसको हम सैम्पल साइज भी बोल सकते हैं, जो 2000 जो मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, ठीक है, अब इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को हम रिप्रेजेंट E11 से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जैसे कि द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ से इसको समझते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपकी है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे रिलेटेड हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसका ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको हम E11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम E11 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके लिए जो सेकंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको हम E12 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी 185 जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगी E21, और ये आपकी 1315 जो है इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आपकी E22। ठीक है, अब जो E11 है ये क्या है, जैसे 1 जो है दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट रो। ठीक है, सेकंड 1 रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, वो यहाँ पर वो 31 की जगह जो है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ 69 से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो E12 से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। E12 क्या है, E1 अगेन दैट इज़ द रो एंड 2 इज़ द रिप्रेजेंट द कॉलम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E12 दैट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम 2। ठीक है, ये आपकी E2 है। देन E21 की अगर हम बात करें तो E2 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, ये क्या है आपका, ये आपकी यहाँ पर अब रो 2 हो जाती है, और कॉलम जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है आपकी ये भी अगेन रो 2 है, लेकिन कॉलम जो है वो 2 है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू, जैसे E22 को हमने डिफाइन करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू रो 2 एंड कॉलम 2।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें आपको इसका ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का बताया। अब अगर इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को निकालना, जैसे वो फार्मूला था, ठीक है। अब आपने मान लो E11 के लिए आपने जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। E11 जो है वो E11 क्या कौन सा है, वो है ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 31 से रिलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो कॉलम का जो टोटल होगा, ठीक है, कॉलम का टोटल क्या है 216, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग रो टोटल, दैट इज़ 500, ठीक है। 216 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय योर 2000, ठीक है। तो ये आपका 31 से रिलेटेड जो है 31 से रिलेटेड जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। अब E12 के लिए आपने जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसमें भी आप क्या करेंगे, जैसे कि इसका अब ये क्या है, ये सेकंड रो है, ठीक है। सेकंड रो का टोटल, दैट इज़ सॉरी सेकंड कॉलम का टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो का टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2000। इस तरह से जो है वो आपका जो है वो E12 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। वैसे ही सबकी जैसे कि 185 का है, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम का टोटल क्या है 216 मल्टीप्लाइड बाय उसी कॉरस्पॉन्डिंग रो का टोटल क्या है इसमें, वो है 1500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। तो ये आपका जो है 185 से रिलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और E21 जिसको हम बोल रहे थे वो निकल जाएगी। E22 भी इसी तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है आगे चलते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको इस फॉर्मूला EAB, ठीक है, AB क्या है, दैट इज़ द कॉलम टोटल एंड B इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग रो टोटल, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ दे रखा है निकालने का, ठीक है। तो पहली जो है फर्स्ट E11 जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर जो है 54 जो है वो निकाल रखी है, ठीक है। अब नीचे वही चीज़ लिखी है, E1 क्या क्या है, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू योर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये आपका जो है थोड़ा सा हमने इसका जो है फार्मूला जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है उसको हमने देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली गई जो मैं आपको सारी वो बता रहा था, ठीक है। वही चीज़ें हर एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है रिसर्चर ने अपनी निकाली है, ठीक है। टोटल सेम है 216, ठीक है, टोटल सेम है, कॉलम का टोटल सेम है। अगर ऑब्जर्व्ड आप दूसरे टेबल में देखेंगे, ठीक है, तो जो टेबल दे रखा है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ भी सेम है, पूरा वही चीज़ें सारी रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये जब आप कैलकुलेट करते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू को, तो इस तरह से जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये आपकी सारी यहाँ पर जो है ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं सारी, यहाँ पर ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं, यहाँ इनका डिफरेंस आ गया है O-E और इनको इस डिफरेंस को स्क्वायर किया गया है नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है O-E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसको निकाला गया है, ठीक है। और यहीं आप इसको अब एक बार इसको हम देख लेते हैं, जो आपका ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इन्होंने कैसे लिखी है, ठीक है। इसके लिए हमारे को जो है फर्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो इन्होंने फर्स्ट कॉलम में लिखी है वो जैसे कि आपने ऐसे शुरू करना है, जैसे 31, उसके बाद 469 लिखा, उसके बाद 185 लिखा, उसके बाद 1315 लिखा, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी आपने जो है इसी तरह से सेकंड कॉलम में लिखनी है। उसके लिए हमको जो है एक स्लाइड देखनी पड़ेगी ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसके हिसाब से जो है आप जो है यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जैसे कि पहले देखेंगे 54, सेकंड जो है आपकी 446, फिर उसके बाद 162, फिर आपका
138। ठीक है, इस तरह से आप जो है सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो जो है यहाँ लिखी है। ठीक है, अब इस ओ माइनस ई का जो है डिफरेंस जो है यहाँ लिखा है। ठीक है, जैसे कि पहला जो डिफरेंस जो है सबका सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ओ माइनस ई 31 माइनस 54 दैट इज़ -23। ठीक है, 469 माइनस 446 दैट इज +23, 185 माइनस 162 +23, 1315 माइनस 1338 -23। ठीक है, अब इस डिफरेंस को जो है यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ओ माइनस ई, इसको जो इस डिफरेंस को स्क्वायर किया गया, मतलब कि यहाँ पर भी सेम रहेगा। ओ माइनस ई का डिफरेंस सारा सेम है, 23 का स्क्वायर किया है 529, वही नीचे तक रहेगा। ठीक है, देन ये जो डिफरेंस है ओ माइनस ई का स्क्वायर उसको डिवाइड किया है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ, जैसे कि 529 डिवाइडेड बाय 54, तो ये वैल्यू आपका 9.796 आ रही है। ठीक है, देन अगेन 529 डिवाइडेड बाय 446 आपके पास 1.86 की वैल्यू आ रही है। देन 529 डिवाइडेड बाय 162 आपके पास 3.265 की वैल्यू आ रही है। 529 डिवाइडेड बाय 1338 आपके पास वैल्यू आ रही है 0.395 की। ठीक है, इस सब का जो है इन सब का जो है अब नीचे आपने टोटल सम निकालना है। ठीक है, यहीं पर ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 14.618, ये आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू जो है इसी टेबल में जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, जो फॉर्मूला था काई स्क्वायर का, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में जो है उसको कैलकुलेट किया, वैल्यू आई आपकी 14.618। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका नीचे हमने थोड़ी सी चीज़ें लिखी है, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको वी से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि C-1 R-1 इक्वल टू 2-1 2-2 दैट इज़ 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि रिसर्चर के पास कितनी आज़ादी है कि वो अपने वेरिएबल्स को वेरी कर सके। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर ये C क्या है, दैट इज़ द C रिप्रेजेंट्स द कॉलम, R रिप्रेजेंट्स द रो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो चॉइस उतनी ही चॉइस जो है एक वो रिसर्चर के पास जो है यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये अब इसमें अब आपकी वैल्यू क्या आई थी इसमें, आपकी वैल्यू इसमें आई है 14.68। ठीक है, 14.68 जो है आपकी वैल्यू वो का स्क्वायर की वैल्यू इसमें आई। ठीक है, लेकिन जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो दे रखा है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टेबल वैल्यू जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जो दे रखी है वो है 3.84। ठीक है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ मोर देन 3.84 जो टेबल वैल्यू है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज मच हायर देन द टेबल वैल्यू। ठीक है, एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट इनोकुलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलरा। आपका नल हाइपोथेसिस था कि इनोकुलेशन इज नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलरा, लेकिन आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ गई, तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उससे हम कह सकते हैं कि इनोकुलेशन जो है वो इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलरा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो टेस्ट था आपका दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम टेस्ट कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि जो इनोकुलेशन है वो इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द अटैक ऑफ कॉलरा। ठीक है, तो ये आपका जो है हमने थोड़ा सा काई स्क्वायर टेस्ट इसमें किया। ठीक है, एक इसमें जो ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का जो ये टेबल बना है, ठीक है, इसको कंटीजेंसी टेबल भी बोलते हैं। एक तरह से फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती है, फ्यूचर प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम देख रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो आपके पास है, उसके बेसिस पे कुछ अपना आप जब अपनी कैलकुलेशंस भी करते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज की यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी जो है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती है। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसको हम बोलते हैं 2x2 कंटीजेंसी टेबल। 2x2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 रोज यूज़ की है और 2 कॉलम्स को यूज़ किया गया है। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स अगर हम देखें, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स जो है इसमें जो है यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, अब इसमें अगर हम कंटीजेंसी टेबल का, ये थोड़ा सा एक स्लाइड है इसमें, ये आपको इसमें बताया मैंने। ठीक है, अब एक कंटीजेंसी टेबल ये भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि देर आर फोर कॉलम्स इन ऑल एंड देर आर 3 रोज। ठीक है, तो 4 कॉलम्स है, 3 रोज है। 3 बाय इस, ये जो कंटीजेंसी टेबल को हम अगर इसको बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 इंटू 4। वो जो हमने जो जिसको न्यूमेरिकली जो हमने देखा है वो है 2/2 का, ये है 3/3 इंटू 4 कंटीजेंसी टेबल, क्योंकि यहाँ पर 3 रोज है और 4 जो है इसमें कॉलम है। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें और देख लेते हैं कंटीजेंसी टेबल का, ये है। ठीक है, यहाँ पर जेंडर और स्पोर्ट्स पर प्रेफरेंस का जो है एक एग्जांपल दे रखा है, कितने फीमेल है वो आर्करी जो है वो प्रेफर करते हैं, बॉक्सिंग प्रेफर कर रही है, साइकिलिंग प्रेफर कर रही है। मेल कितने जो है वो आर्करी प्रेफर करते हैं स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग प्रेफर करते हैं, साइकिलिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रो कितनी है, यहाँ पर रो है 2। ठीक है, कॉलम कितने हैं, यहाँ पर कॉलम है 3। तो ये जो कंटीजेंसी टेबल है ये दैट इज 2/3, 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमने जो है आज का स्क्वायर टेस्ट जो है वो समझा, थोड़ा सा डिफरेंस हमने समझा Z.T टेस्ट के बारे में। ठीक है, होपफुल हूँ कि आपको ये जो है का स्क्वायर टेस्ट जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।